पहले एडिक पढ़ा है 4 विटामिन जो फैट सॉल्युबल थे। फैट सॉल्युबल विटामिन कितने थे? 4, जिनको हमने एडिक का नाम दिया था ADEK। अब हम पढ़ा करेंगे कि वाटर सॉल्युबल, जिनमें पहले हम विटामिन सी पढ़ेंगे, फिर बी के हैं कुछ 3-4, उसके बाद फिर शायद कोई एक आधा विटामिन और भी एंटर हो जाए। विटामिन सी अगर आप जाएँ ना कभी ब्यूटी पार्लर, ठीक है ना, या किसी एस्थेटिक वाले क्लिनिक पर, तो आपको पता चलेगा कि स्किन की ग्लोइंग के लिए जितने भी सीरम लगाए जा रहे हैं वो सारे विटामिन सी से बने होते हैं, ठीक है। तो इसको मोस्टली स्किन के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसका सीरम, वो इंजेक्शन लगाते हैं आपकी स्किन में फॉर ग्लोइंग, ठीक है। तो उसके बाद और भी चीज़ें हैं जिनके सीरम बने होते हैं, लेकिन विटामिन सी ग्लोइंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इसका जो दूसरा अहम जो हम पढ़ते हैं वो है स्कर्वी डिजीज़। मैंने अभी आपको बताया ना कि नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद विटामिन डी में रिकेट्स, ई में फॉर इनफर्टिलिटी यूज़ होता है, और के एंटी हेमरेज। अब इसका जो है वो है स्कर्वी डिजीज़। कोई स्कर्वी कहता है, कोई स्कर्वे कहता है, लेकिन आप जो मर्ज़ी प्रोनाउंसिएट कर लें, बस आपको इसके स्पेलिंग सही आनी चाहिए। आप MCQs में जब आपने बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई विटामिन सी के साथ मेन डिजीज़ कौन सी है, विटामिन के साथ मेन डिजीज़ कौन सी है, ठीक हो गया। तो विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ गम्स एंड स्किन। अच्छा, गम्स में आपने सुना होगा, अक्सर बच्चों में भी और बड़ों में भी मैंने देखा है कि आप जैसे उसके साथ बात करते हैं उसके गम्स पे ना ब्लड लगा होता है, तो वो इसकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ होती है जो कि ब्लीडिंग करवाती है, ठीक है। तो गम्स में मोस्टली ये गम्स में देखी जाती है, और जिसको भी गम्स में ब्लीडिंग हो उसको दवा आपने अगर देनी है तो दे दें, लेकिन उसको साथ में कहें कि आप माल्टे खाएँ इन विंटर सीज़न, और अगर दूसरा सीज़न है गर्मी का है तो आप कहें जी उसको लेमन का शिकंजबी पी, ठीक है। विटामिन सी जो है ये इसका जो सिनोनिम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी ये एसिडिक होता है, तुर्श होता है। जैसे हम लेमन डायरेक्ट मुँह में डालें तो कितना अजीब लगता है, यानी वो एसिड होता है डायरेक्ट, इसलिए उसको हम पानी में डाइल्यूट कर लेते हैं फिर पीते हैं। सिमिलरली जब कुछ माल्टे हैं जो बहुत ज़्यादा तुर्श होते हैं, इस तरह जो इसके अलावा भी कुछ हैं फल, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री इसकी ये है कि ह्यूमन बॉडी इज़ अनेबल टू सिंथेसिस विटामिन सी, ये आपने लाजमी याद करना है, और इसको आप MCQs इसका ये याद रखें कि आपसे अगर पूछा जाता है कि क्या विटामिन सी बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज करती है, तो आप कहेंगे कि नहीं, विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता। उसके बाद कहते हैं इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सो रैपिडली कन्वर्ट इनटू डीहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड इन द बॉडी, मतलब कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डीहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड इन द बॉडी। इसके सोर्स में हम पहले जितने भी विटामिन हमने फैट सॉल्युबल पढ़े हैं तो उसमें पहले एनिमल लिखते थे, लेकिन इसमें हमने प्लांट्स लिखा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये एनिमल में ना होने के बराबर है। प्लांट्स में फ्रेश फ्रूट्स हैं, लेमन है, ऑरेंज है, गुआवा है, स्ट्रॉबेरी, ऑनियन, टमाटो, ड्राई फ्रूट। गुआवा का पता है? गुआवा, अमरूद भी तुर्श होता है, जब ज़्यादा पक जाता है फिर थोड़ा सा मीठा होता है, और स्ट्रॉबेरी तुर्श होती है। इसी तरह ऑनियन है, ऑनियन आप के में एक 3-4 एसिड होते हैं, एक एसिड ऐसा है जो आपकी आंखों से पानी निकाल देता है, ठीक है। तो उसके बाद टोमेटो में भी होता है, ड्राई फ्रूट में भी होता है, ठीक है। एनिमल में कहता है एनिमल आर नॉट गुड सोर्स बट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन एनिमल लीवर एंड किडनी, यानी कि बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन सी के फंक्शन जो हैं उनमें RBC फॉर्मेशन या हेमाटोपोइसिस, यानी RBC का बनना। आपने फिजियोलॉजी पढ़ ली है? फिजियोलॉजी में पढ़ा है, ब्लड पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा? आप सर से कहें ना क्या आपको पढ़ाएं। विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ RBCs, WBCs। RBCs और WBCs की प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम आगे चल के इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, आपको मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर जितने जहरीले मादे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। जितने फ्री रेडिकल्स हैं उनको जो चीज़ बाहर निकालती है, चाहे वो हमारे पेशाब के ज़रिए निकाले, स्टूल के ज़रिए निकाले, या उल्टी के ज़रिए, या किसी तरीके से आपके पसीने के ज़रिए निकाले, तो उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन सी जो है इट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, ये भी एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है। फिर इसके बाद बॉन्ड रिपेयर है। बॉन्ड रिपेयर में इट लेज डाउन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे पड़ा होता है, दस हेल्प इन रिपेयरमेंट
और आपके बोन के रिपेयरमेंट में मतलब के अमल दरामद करता है। बोन्स एंड टीथ, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। आप को मैंने बताया था विटामिन डी में, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को प्रोवोक करता है, कैल्शियम को क्या कहेंगे कि स्टिमुलेट करता है, ये कहीं भी जाके कैल्शियम को निकाल भी लाता है और डाल भी आता है, ठीक है ना। तो ये जो विटामिन सी है इसका जो इसका विटामिन डी के साथ मिल के काम करते हैं, कहाँ पर बोन्स में और टीथ में। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कोलेजन प्रोटीन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, मैंने आपको कोलेजन बताई थी, कुछ याद है? बड़ी एग्जांपल देके बताई थी, नहीं याद? हाँ, हड्डियों के ऊपर जो तय होती है, दांतों के ऊपर जो आपके स्लिपरी तय होती है, हड्डियों के ऊपर स्लिपरी तय होती है, दैट इज़ कोलेजन। और ये प्रोटीन होता है और जो कि आपके हड्डियों के ऊपर क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है जी, मिलाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आयरन एब्जॉर्प्शन में है, इन आयरन एब्जॉर्प्शन इन हीमोग्लोबिन, इट कन्वर्ट्स आयरन फ्राम फेरिक टू फेरस फ्राम विच इज़ अब्जॉर्ब बाय Hb विद दिस ऑक्सीजन, यानी फेरस के साथ जो है ऑक्सीजन बाइंड करती है। कैसे करती है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, आपने देखना कि नज़र आ रहा है। देखें, ये है आपका RBC, ठीक है, क्या है RBC, रेड ब्लड सेल। इसके अंदर ये वाला है हीमोग्लोबिन, क्या है Hb, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है चेन होता है इस तरह का, 4 चेन होते हैं, ठीक है। हर चेन के ऊपर जो है Fe+ ग्रुप होता है, यानी फेरस होता है। अच्छा, इसके साथ आकर ऑक्सीजन बाइंड करती है, ठीक है। क्या करती है, आप इधर देखें, इस चेन में ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की चेन में जो है इस तरह ये चारों में फेरस होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या करता है, ऑक्सीजन आकर बाइंड करती है। जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो उससे आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है, सॉरी, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर ये ब्लड में आपके ऑक्सीजन आती है। उसके क्या कहता है, आयरन अब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होती है, किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की वजह से। इट कन्वर्ट्स आयरन फ्राम फेरिक टू फेरस, यानी ये वाला, ये हमने फेरस लिखा हुआ है, इधर जो हमने लिखा ये फेरस है, तो फेरिक को फेरस में चेंज कौन करता है, विटामिन सी करता है। फिर इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है फेफड़ों में और फिर ये ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 व्हेन टेकन, जब खाया जाता है, इट्स कन्वर्टेड इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलेट, देन इट्स अब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। विटामिन सी हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड इनटू THF यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, आप देखती हैं कि आपके पास पहले या दूसरे महीने की प्रेगनेंसी वाली फीमेल आती हैं, ख़वातीन आती हैं, तो आप उनको नुस्खे में लिखते हैं फॉलिक एसिड, साथ CSE 1000 लिखती हैं ना। अच्छा, उसके साथ आप कुछ भी और आयरन वगैरह लिख देते हैं। और वैसे पहले ट्राइमेस्टर में आयरन सिर्फ फॉलिक एसिड आप दे सकते हैं, आयरन कोई नहीं देते हैं, जिस तरह आप बिस्तरी वगैरह या और किसी भी आयरन में आप नहीं दे सकते। इवन कि आप उसको ये जो ड्रिप है, ये जो आप आयरन वाली बिस्तरी या दूसरा कौन सा इंजेक्शन फॉर विनोफर, ये भी आप नहीं लगा सकते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बल्कि मैं तो कहता हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, लेकिन आप उसके साथ CSE वगैरह देते हैं। क्यों देते हैं? इसी वजह से देते हैं कि जो आपका फॉलिक एसिड है उसको कन्वर्ट कौन करता है, फेरिक से फेरस में कौन कन्वर्ट करता है, विटामिन सी, और आपके CSE में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? अब आप समझ आ गई ना कि ये मैडम साहब नुस्खा जो लिखती हैं ऐसा क्यों लिखती हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक्ट एज कोएंजाइम, इट एक्ट एज कोएंजाइम यानी कोएंजाइम्स की यानी एंजाइम्स की एक्टिवेशन में या एंजाइम के अमल में हेल्प करता है, इसलिए इसको कोएंजाइम कहा जा रहा है कि एक्ट एज कोएंजाइम। स्किन पे क्या करता है, रिमूव डेड स्किन विच गिव्स ग्लोई अपीयरेंस, यानी आपकी स्किन की जो मतलब कि आप, मैंने अभी आपको बताया इंजेक्शन का, ये जो आपके दाने बन जाते हैं जिसको हम पिंपल्स कहते हैं, या पिंपल्स की वजह से खड्डे पड़ जाते हैं, उन खड्डों को भी रिपेयर करने के लिए इसका सीरम लगाया जाता है, ठीक है। या मैंने जो आपको बताया कि ब्यूटी पार्लर्स या एस्थेटिक एक क्लिनिक्स बने हुए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा इनकी मांग बढ़ गई है। पहले तो बड़े बड़े शहरों में थे, अब हर शहर में ऑलमोस्ट हैं, तो उसमें ये सीरम लगाते हैं।
ठीक है जी, ये 9 इसके क्या थे, फंक्शंस थे। अब हम इसकी डेफिशिएंसी देख लेते हैं। डेफिशिएंसी से फर्स्ट ऑफ ऑल स्कर्वी डिजीज़ होगी, जिससे क्या होता है जी, गम्स ब्लीडिंग। क्या लिखा हुआ है, गम्स ब्लीडिंग। अब आप शेख साहब किसी के भी गम्स में ब्लीडिंग देखेंगे, ख़वातीन या हज़रात के, तो आप क्या कहेंगे, तो भाईजान आप नींबू खाया करो, हैं, ठीक है ना, या ऑरेंज का मौसम आ गया, ऑरेंज खाया करें। उसके बाद जनाब ये आप बाकी चीज़ें भी बता सकते हैं, ऑरेंज के अलावा गुआवा, स्ट्रॉबेरी, लेमन, फ्रेश फ्रूट, ऑनियन, कोई और चीज़ ना मिले ना, तो प्याज तो खा सकते हैं, हरा फ्रूट खा सकते हैं ना। अच्छा जी, तो उसके बाद इसका सेकंड है हेमरेज। डेफिनेटली जब आपके पास प्रॉपर आपकी जो है हीमोग्लोबिन नहीं बन रही होगी, आपका खून पतला होगा, तो उसका हेमरेज होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ बाउंड हीलिंग, यानी आपके विटामिन सी अगर कम है तो फिर आपकी बाउंड हीलिंग नहीं होगी। वीकनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ, डेफिनेटली जब आपकी कोलेजन नहीं बन रहा तो फिर आपकी बोन्स भी वीक होंगी और आपके टीथ भी वीक होंगे, फिर उनमें क्या लग जाएगा, कीड़ा, ठीक है। उन्होंने कैरीज कहते हैं इसको, कैरियस, ये जो दांत काले हो जाते हैं, दैट इज़ कैरियस, ठीक है ना, हम उसको उर्फ़ आम में कीड़ा लगना कहते हैं। उसके बाद स्किन बिकम डल एंड स्केली, वही बात है, अगर विटामिन सी की कमी होगी डल और स्केली हो जाएगी। उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है इससे, अगर आपका फेरक जो है वो फेरस में तब्दील नहीं हो रहा। वैसे मेगालोब्लास्टिक कहते हैं सेल बड़ा हो जाता है, मिसाल के तौर पे ये आल्बिसिस के नॉर्मल साइज़ ये वाला है, तो मेगालो में आल्बिसिस इस बड़े साइज़ के हो जाते हैं, मेगालो मीन बड़ा हो जाना, ठीक है। इस तरह जैसे आप कभी रिपोर्ट में पढ़ते हैं हिपैटोमेगाली या स्प्लीनोमेगाली, यानी बड़ा हो जाना, स्प्लीन या जो लीवर है वो बड़ा हो गया, तो मैं अपना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। या रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी वही बात है, अगर आपका हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन रहा या उसका आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही आपके ब्लड को, तो आपको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज भी हो सकती हैं।